अब आप क्या करेंगे? जो जिन लोगों को कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज है, जो मैंने अभी नाम लिया है, रूमेटाइड अर्थराइटिस है, सोराइसिस है, या एलोपीशिया है, या कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वो लोग करेंगे, बाकी लोग भी करेंगे। ठीक है ना? ताकि वो सीख लें। ये आपका लेफ्ट हैंड है, इसे सामने लाइए। और ये आपका राइट हैंड है, इसे भी सामने लाइए। और ये आप हैं। सामने लाकर कोशिश करेंगे कि आप हिलेंगे नहीं बहुत देर तक। एक बारी अब सेटल कर लें अपने हाथों को, पैरों को। और हो सके तो आप अपनी आंखों को भी बंद कर लें, ताकि आप एक मेडिटेटिव स्टेट में जाएं। और अब आप इमेजिन करें कि लेफ्ट पाम पर, आपके बाएं हाथ के ऊपर, योर इम्यूनिटी इज सेटिंग। तो आप अपनी इम्यूनिटी को, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स के नाम से इम्यूनिटी ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप अपने आप को, या किसी भी इमेजिन करिएगा कि वाइट ड्रेस में कोई आई मीन शेप, शक्ल देख सकते हैं। और दूसरी तरफ है आपकी बॉडी सेल, जिसके ऊपर अटैक हो रहा है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं। एक तरफ आप इम्यूनिटी को देखेंगे जो अटैकिंग मोड में है, गुस्सा है उसको, कंफ्यूजन है, ठीक है ना, या उसके कोई इश्यूज हैं, यानी कि उसके पास कोई रिवेंजफुल सिचुएशन है। और एक तरफ आपकी बॉडी है जो डरी हुई है, क्योंकि उसके बाहर अटैक होता है। उसके वो अटैक होने के बाद वो जैसे पिटा हुआ आदमी होता है, विक्टिम है, विक्टिम विक्टिम। और एक तरफ आप हैं। एक बड़ा बेटा है जो कंफ्यूजन में है, गुस्से में है। एक छोटा बेटा है जो पिटा हुआ है, वो डरा हुआ है और वो कंफ्यूजन में है। वो पीटने के लिए और ज्यादा मारने के लिए तैयार हो रहा है। ये सिचुएशन है अभी तक। और अब आप दोनों के फादर हैं, आप एक सामने बैठे हुए हैं। और अब आप धीरे से इम्यूनिटी से बात करिए। उनसे कहिए कि तुम अटैकिंग मोड में हो। क्या तुम जानते हो जिसको तुम अटैक कर रहे हो वो तुम्हारा ही छोटा भाई, यानी कि तुम्हारा ही फैमिली मेंबर है, प्रोमिनेंट। और वो तुम्हें सर्वाइवल दे रहा है। बॉडी आपको सर्वाइव करा, उसको सर्वाइव करवाती है। बॉडी तो सर्वाइव करती है, वही तुम्हें सर्वाइव करा रहा है, वही तुम्हें खाने को दे रहा है, वही तुम्हें बेस, आधार दे रहा है। और तुम एक नया बिहेवियर लेकर आए हो कि तुम उसको अटैक कर रहे हो। क्या तुम जानते हो? लेकिन हो सकता है तुम्हारी कोई पॉजिटिव इंटेंशन हो, क्योंकि तुम कंफ्यूजन में अगर हो तो क्या पॉजिटिव इंटेंशन, क्यों कंफ्यूजन में हो? तो ये हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी आपको कहे कि तुम पेनफुल मेमोरी रखते हो, तुम मुझे ऐसा कह रहे हो। तो उसकी बात को सुनना है। पर इम्यूनिटी को ये बताना है कि जिसको वो अटैक कर रहे हैं वही बेसिकली आधार भी है, वही सर्वाइवल है, और वही फीड भी कर रहा है इम्यूनिटी को। और उससे कहो कि वो तुम्हारा छोटा भाई है या फैमिली का प्रोमिनेंट मेंबर है। और अब आप इमेजिन करें कि इम्यूनिटी आपकी बात सुन रही है, वो आदमी। इमेजिन करिए कि वो सुनकर आपके साथ इस चीज के ऊपर विचार विमर्श, यानी कि थॉटफुलनेस में है कि क्या मैं अपने ही परिवार के लोगों को मार रहा हूं। उसके साथ थोड़ी देर तक बातें करिए, लेकिन इसमें उसको गिल्ट नहीं देंगे आप। वो एक कंफ्यूजन में था बस। अब आप दूसरे हाथ पर आइए और उससे अपनी बॉडी से जहां पर अटैक हो रहा है, चाहे अब उसको याद करिए, उस ऑर्गन को। वो बालों की जड़ें हैं, आपकी पूरी बॉडी है, स्किन है, थायराइड है, र्यूमेटाइड यानी कि जॉइंट्स हैं, या कुछ और। यहाँ पर एक डरा हुआ इंसान देखे, जो आप ही हैं, आपकी छोटी फॉर्म, यानी कि। और ईमेल उससे कहिए कि जो आदमी तुम्हें अटैक कर रहा है, जिससे तुम डर रहे हो, वो एक्चुअली तुम्हारे ही परिवार का सदस्य है, तुम्हारे बड़े भाई की तरह।
वो असलियत में तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, पर गलती से वो कंफ्यूजन में तुम्हें ही कल्प्रिट मानने लगा है। तो तुम उसे बताओ कि तुम कल्प्रिट नहीं हो बल्कि उसके परिवार के सदस्य हो, और तुम डर की जगह कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे। इमेजिन करिए कि आप इसे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, इसको समझा रहे हैं, इसको इसको पावर दे रहे हैं। फिर इम्यूनिटी से बात करिए कि जिसको तुम मार रहे हो वो तुम्हारा छोटा भाई है, और वही तुम्हें खाना खिलाता है, वही तुम्हें बेच दे रहा है, उसी की वजह से तुम जिंदा हो। ठीक है ना? और तुम उसी के ऊपर अटैक कर रहे हो, जबकि तुम्हारा काम तो उसे बचाना है। इमेजिन करिए कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ जुड़ा हुआ है ये पार्ट। अब दूसरे पार्ट को फिर समझाइए कि जिससे तुम डरे हुए हो तुम्हारा बड़ा भाई है, वो तुम्हें हेल्प करने के लिए ही बना है, पर गलती से वो कंफ्यूजन में ऐसा कुछ कर रहा है कि वो तुम्हें ही कल्प्रिट मान बैठा है, और वो तुम पर अटैक कर रहा है। तो तुम्हें उसे बताओ कि तुम उसके छोटे भाई हो और तुम ही उसकी हेल्प कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों पार्ट को अपने कॉन्फिडेंस में लो, अगले 1 मिनट में बातें करते रहो। अब इमेजिन करिए कि दोनों पार्ट जो हैं उनको एक अंडरस्टैंडिंग आई है, और वो अपने कंफ्यूजन को छोड़ रहा है, और वो अपने फियर को, यानी कि इम्यूनिटी अपने कंफ्यूजन को छोड़ रही है। वो कहे कि ठीक है, मैं पहचान गया हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ अपने छोटे भाई से। और अब आप इमेजिन करिए कि जो राइट पाम पर आपकी बॉडी है, जो पार्ट है, वो कह रहा है कि आई एम कॉन्फिडेंट टू टॉक। मुझे तो आज पता चला है कि वो मुझे बेसिकली बचाने के लिए कंफ्यूजन में है। अब आप इमेजिन करिए कि दोनों मिलने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे की तरफ मानो वो देख रहे हैं, और अब आप दोनों हाथों को उसी तरह से फैलाकर इन दोनों हाथों में पुल, एक 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 खिंचाव को महसूस करिए। और खिंचाव को महसूस करते हुए इमेजिन करिए कि दोनों हथेलियां एक नजदीक आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, और उन्हें मिला दीजिए। और अब आप इमेजिन करिए कि दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे के गले। इमोशनल मोमेंट को फील करिए। वो कह रहे हैं कि कंफ्यूजन में ऐसा हुआ है, तुम तो मेरे छोटे भाई हो, सॉरी करवाना चाहते तो करवा सकते हैं प्यार से। और वो कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, हील करूंगा। और छोटा जो डरा हुआ पार्ट था वो भी कॉन्फिडेंस से टाइट हक कर रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है, मैं तो बताने ही वाला था कि मैं तो तुम्हारा छोटा भाई हूँ, अब कोई कंफ्यूजन ना रखें। बल्कि अगर मुझे बचाने की आपकी इंटेंशन चुकी है, तो आप उन बैक्टीरिया को मारें। इमेजिन करिए कि दोनों के बीच में गाना भी चल रहा है, जो मैंने एक बार सुना था अपने आप। करते हैं एक दूसरे को प्यार हम, ये गाना भी सुने। इमेजिन करें इन दोनों के बीच की पूरी अंडरस्टैंडिंग को बनाने में समय दें, और इमेजिन करें कि इनको और क्लोजली लेकर देख रहे हैं आप। इन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है कि बॉडी अब पूरी तरह से पहचान गई है कि ये तो मेरा बड़ा भाई है, और अपना इंट्रोडक्शन दे रही है कि मुझे कंफ्यूजन में ना रखें, मुझसे पहचाने। और इम्यूनिटी कह रही है कि मैंने पहचान लिया है, अब मैं क्लियरिटी में हूँ। पर हो सकता है कि दोनों पार्ट आपसे कुछ कहना चाहते हो कि तुमने हमें फियर दिया है, तुमने हमें कंफ्यूजन दिया है, कुछ बातें याद दिला सकते हैं दोनों। उनको आप स्वीकार करेंगे। अब आप इमेजिन करें कि दोनों पार्ट आपकी तरफ गले में हाथ डाले, एक दूसरे के मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नाउ वी आर वन। इनके पीछे एक म्यूजिक को सुनिए, इनके ओरा को महसूस करिए, और अब दोनों हाथों को अपनी तरफ लाइए, छाती पर लगाइए, लंबा सा सांस लेते हुए इंटीग्रेट करिए। अपने अंदर इमेजिन करिए कि आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, पूरे ब्लड में घूमिए अपनी इस इंटेंशन अपनी अवेयरनेस को लेकर, और इमेजिन करिए कि दे आर प्रोटेक्टिंग योर बॉडी। अब वो कहीं भी अटैक नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं अटैक हो रहा था तो इमेजिन करिए कि वो हील कर रहे हैं। आपकी इम्यूनिटी आपके बालों की जड़ों को मानो गले लगा रही है, हील कर रही है, और बालों की जड़ें भी उनके लिए मानो
ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है, उनको वेलकम कर रही है। उसी तरह से थायराइड में देखो, उसी तरह से स्किन पर रियोमेटाइड अर्थराइटिस अगर है तो आई मीन जोड़ों में, या पैनक्रियाज की बीटा सेल मर गई तो वहां पर भी इमेजिन करिए कि पूरी बॉडी के पार्ट्स आपकी इम्यूनिटी को वेलकम कर रहे हैं, और आपकी इम्यूनिटी इमेजिन करिए कि उनको हील कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। उन पूरी बॉडी और इम्यूनिटी के बीच में आप एक खूबसूरत से सामंजस्य, हार्मनी या हैप्पीनेस के रिलेशनशिप को महसूस करें अंदर ही अंदर। इसे चलने दे। एक बार फिर दोनों हाथों को अपने सामने ले आएं। एक बार फिर इम्यूनिटी को और बॉडी को बैठाएं। इम्यूनिटी को कहें कि आप कल क्लियर हो जाइए कि आप जो दूसरे पार्ट को सामने देख रहे हैं वो आपकी बॉडी, उसे पहचानो। उसको आपको हील करना है, वो आपका छोटा भाई है। बॉडी से कहो कि तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ, और पूरी तरह से इम्यूनिटी के बताओ कि मैं ही तुम्हारा फैमिली पार्ट हूं और मैं ही तुम्हें सरवाइव करवा रहा हूं। इमेजिन करिए कि दोनों को मिलाने के लिए एक बार फिर आपने हथेलियों को एक साथ लाना शुरू कर दिया है। लाइए, और इमेजिन करिए कि दोनों पार्ट एक दूसरे से मिलकर एक हो रहे हैं। उनको गले में हाथ डाले हुए देखिए और उनको मुस्कुराते हुए देखिए। और अब धीरे से एक खूबसूरत एनर्जी के साथ फिर छाती पर हाथ लगाइए। और अब आप अपनी बॉडी के अंदर जाइए और फील करिए कि आपकी वाइट ब्लड सेल्स पूरी बॉडी में जो राउंड लगा रही हैं या कहीं पर भी वो हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग, दे आर लविंग, दे आर हगिंग योर बॉडी सेल्स। और आपकी सेल भी मानो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर अब पूरी तरह से बिंदास तरीके से बिहेव कर रही हैं। इंटरनल वर्ल्ड में आप अपनी, अगर कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसे हील होते हुए देखें। अपनी एक एक सेल को हील होते हुए देखें, चाहे स्किन की है, चाहे बालों की है, चाहे हड्डियों की है, सभी सेल्स को। क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, हील करने के लिए आपके इम्यून सेल्स जो हैं पूरी तरह से पॉजिटिव हैं। उन दोनों के बीच में प्यार हो गया है, वो एक दूसरे को पहचान रहे हैं। थैंक यू बोलिए, फिर अपने हाथों को सामने लाइए। फिर अपनी इम्यूनिटी को बैठाइए, अपने आई मीन बॉडी को बैठाइए, और देखिएगा जैसे ही आपने बैठाया वो दोनों मुस्कुराने लगे हैं, हंसने लगे हैं। दोनों हथेलियों को नजदीक लाइए, उनको एक करिए और छाती पर लगाएं। पूरी बॉडी के अंदर देखिएगा आपकी इम्यूनिटी और आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मनी, एक सामंजस्य, एक पहचान हील करने का। उनको वो बॉडी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा खाना दे रही है, और इम्यूनिटी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी सेवा कर रही है। एक बार फिर दोनों हाथों को सामने लाइए। एक बार फिर दोनों को बैठाइए और इमेजिन करिए कि दोनों एक दूसरे को पहचान गए हैं और एक गले मिल लग रहे हैं। हथेली नजदीक लाइए, फिर अपनी छाती पर लगाइए, और जल्दी जल्दी 10 बार करिए अगले 30-40 सेकंड में। करते रहिए 5-7 बार, 10 बार। पूरी तरह से ऐसा लगे कि आपकी इम्यूनिटी पूरी तरह से डांस कर रही है आपकी बॉडी के साथ। आपकी बॉडी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है इम्यूनिटी के साथ। कीप एंजॉइंग। अगले 30 सेकंड और बस, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आप अपनी आंखें खोलनी शुरू करें। और अब मैं एक टेक्निक और बता देता हूं आपको। ये भी मैंने लर्न करी थी, जो एक साइकोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट ने इस टेक्निक को किया था। इसमें मैं क्या करूंगा, हमारी जो इम्यूनिटी है बेसिकली, मैंने कहा था ना, 3 तरीके से काम करती है। या तो नंबर 1, वो सरेंडर कर जाती है। जब इम्यूनिटी सरेंडर कर जाती है तो हमारी इम्यूनिटी करीब करीब मर जाती है। समझ लीजिए सरेंडर कर जाती है, मरती तो नहीं, सरेंडर कर जाती है। तो लोगों को ऐसे में बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं और कैंसर होते हैं।
और दूसरा है कंफ्यूजन, और इसे दोनों को एक लिख देता हूं मैं, कंफ्यूजन एंड ओवर रिएक्शन, दोनों एक ही है, ओवर रिएक्शन। तो जिससे हमें एलर्जीज होती हैं और ऑटो इम्यून होता है। ठीक है ना? तो अब मैं आपको एक खूबसूरत सी टेक्निक कराऊंगा जिसमें आप पहले कुछ एक इम्यूनिटी के सिपाहियों को आप सरेंडर देखेंगे तो उनको तो आप एक्टिवेट करेंगे एंड डिसिप्लिन्ड बनाएंगे, और जो कंफ्यूज सोल्जर्स हैं आपकी इम्यूनिटी के, उनको आप काम बनाएंगे प्लस डिसिप्लिन्ड बनाएंगे। तो जो सरेंडर कर गई वो बेसिकली एक्टिवेट करना है उनको। तो ये एक्सरसाइज दोनों पूरी की पूरी जरूर कर लिया करें। अगर इस एक्सरसाइज को आप करते रहेंगे तो आप इन सब बीमारियों से इजीली बच सकते हैं। ये एक्सरसाइज मैं बहुत प्यार से आपको दूंगा, ठीक है ना? बियॉन्ड एनएलपी है भाई, देखो, और ये मेरा मित्र भाव है आपके लिए, ये मेरा मित्र भाव है। मैं ये भी कह सकता था कि आप 3 दिन की एक वर्कशॉप करो जी वहां आके, और मैं आपकी इम्यूनिटी को ऐसे डेवलप करूंगा। इतना समय हम खराब नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना? ऑफ कोर्स अगर आपको अच्छा लगता है और लगेगा तो लॉन्जिविटी मास्टरमाइंड में जुड़िएगा, वहां पर ऐसी ही टेक्निक्स मैं आपके साथ पूरे साल तक आपके साथ शेयर करता रहूंगा। लॉन्जिविटी मास्टरमाइंड 1 ईयर प्रोग्राम, 52 वीक्स में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या क्या सीखने को मिलेगा, आप चौंक जाएंगे, राइट? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं आपको अपने आपके इंटरनल साम्राज्य या एम्पायर में लेके जाऊंगा, और मैं आपकी विजिट करवाऊंगा कि आपकी आर्मी, इम्यूनिटी की आर्मी आपके सामने खड़ी है जिसमें करोड़ों अरबों लोग हैं। उनमें से कुछ लोग सरेंडर कर गए हैं, तो उनको आप समझाएंगे कि वो एक्टिवेट हो जाएं, अपना काम करें, डिसिप्लिन्ड हो जाएं, ठीक है ना? और दूसरे कुछ लोग ऐसे लगेंगे जो एक्टिव हो, आई मीन ज़्यादा रिएक्टिव हैं, मारपीट कर रहे हैं, उनको मैं काम करवाऊंगा और डिसिप्लिन्ड बनवाऊंगा, और वो अपना इस काम को करके, इस एक्सरसाइज को आप बहुत बार किया करें। मैं यूजुअली इसे आई मीन एंजॉय करता हूँ, ठीक है ना? चलिए इसे कर लेते हैं, उसके बाद मैं पॉइंट ऑफ व्यू नया टाइप ऑफ और नए तरीके के नए तरीके से इंटीग्रेशन करवाऊंगा, यानी कि इसके बाद एक नई टेक्निक और भी होगी। पहले इसे एंजॉय करते हैं। ये बहुत रिलैक्सिंग होगा, आपकी बॉडी को ऐसा लगेगा आप ठीक हो गए हैं बिल्कुल। कंधे सीधे करिए, आंखों को कोमलता से बंद कर लें। आंखों को कोमलता से बंद करने के बाद अब आप इमेजिन करें, धीरे धीरे कल्पना करें कि आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में जा रहे हैं, एंड यू सी अ बिग एम्पायर, जहां पर आप अपने बहुत बड़े एम्पायर को, साम्राज्य को, किंगडम को देख रहे हैं। देयर यू आर द किंग, जहां के आप राजा हैं। तो सी योर सेल्फ इन ए वंडरफुल अटायर ड्रेस, अपने आप को एक खूबसूरत ड्रेस में देखें। और अब आप इमेजिन करें कि आज आप अपनी आर्मी के सोल्जर्स को मिलने जा रहे हैं। इमेजिन करिए कि देयर इज ए ह्यूज बिग फील्ड, जहां पर लाखों करोड़ों सिपाही हैं, एंड दे आर इन वाइट ड्रेस। वाइट क्यों लिए हैं? बिकॉज वाइट ब्लड सेल्स रिप्रेजेंट होगी। आप जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि आपकी आर्मी बहुत ही खूबसूरत आर्मी है, लेकिन सडनली आप देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग, यानी कि कुछ सोल्जर्स पूरी तरह से सरेंडर करे बैठे हैं, एंड दे आर बिकमिंग एंड और दे हैव बिकम इनएक्टिव, वो पूरी तरह से इनएक्टिव हो चुके हैं। इमेजिन करिए कि आप उनके साथ बात करते हैं और उन्हें इनवाइट करते हैं एक बड़े से हॉल में, एक ह्यूज हॉल में। इमेजिन करिए कि वहां पर सभी लोग जो
इनएक्टिव हुए पड़े हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो लिथार्जिक हो गए हैं, उनके अंदर की एनर्जी समाप्त हो गई है, मानो कोई मोटिवेशन नहीं है। इमेजिन करिए कि आप उनको बात कर रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि यू आर द वॉरियर, यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ दिस एम्पायर। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी आपको अटैक कर देगा, एंड दे कैन हार्म योर फैमिली एंड यू ऑल्सो। उन्हें बताइए कि उनकी क्या ड्यूटी है। इमेजिन करिए कि आप एक एक से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके बीच में उनके कंधों पर हाथ कर रख रहे हैं। उन्हें बताइए कि उनका एक्टिव होना कितना जरूरी है। पर हो सकता है उनमें से कोई अपनी इंटेंशन बता रहा हो कि हम इनएक्टिव इसलिए हैं क्योंकि तुम डिप्रेशन में रहते हो, तुम जरा शराब पीते हो, तुम गुस्से में रहते हो, क्योंकि तुम अच्छे राजा नहीं हो। तो उनकी बात सुनिए, उनसे कहिए कि मैं अपने इश्यूज को रिजोल्व कर लूंगा या करूंगी, लेकिन अब आप एक्टिव हो जाइए। इमेजिन करिए कि धीरे धीरे उस हॉल में एक नई ऊर्जा आ रही है, धीरे धीरे वहाँ म्यूजिक चलना शुरू हो गया है, वो आपकी बातों को सुन रहे हैं। इमेजिन करिए कि आप उनको हंसा रहे हैं, आप उनके लिए ताली बजा रहे हैं, वो भी ताली बजा रहे हैं। और इमेजिन करिए कि उन्होंने वायदा किया है कि अब वो एक्टिव रहेंगे अपने एम्पायर को बचाने के लिए, और आप भी उनसे वायदा करिए कि आप अपने इश्यूज को रिजोल्व कर लेंगे और करते रहेंगे। अब इमेजिन करिए कि अब वो पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। अब आप उनको इमेजिन करिए कि एक एक नई ड्रेस दे रहे हैं, बाहर एक बड़ा डिवाइन स्विमिंग पूल है, और इमेजिन करिए कि वो स्विमिंग पूल में बात लेकर अपनी पुरानी टेंशन को, स्ट्रेस को, गुस्से को छोड़ रहे हैं, एंड दे आर पुटिंग ऑन न्यू ड्रेस। वो नई ड्रेस पहनकर एक बार फिर उसी हॉल में आ गए हैं। इमेजिन करिए वहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है, और आप पूछते हैं हाउ इज द जोश, और वो कह रहे हैं वेरी हाई सर, और वेरी हाई मैम। अब इमेजिन करिए कि आप उनके बीच में उनको गिफ्ट देते हुए एक बार फिर उन्हें आप अपनी आर्मी में इंडक्ट कर रहे हैं, एंड दे आर पूरी तरह से वो आर्मी के साथ चल रहे हैं, वो एक्टिवेटेड हो चुके हैं और डिसिप्लिन्ड हो चुके हैं। इमेजिन करिए कि आपकी आर्मी के अंदर एक नई फोर्स आ चुकी है, एंड दे आर, अगर उन्हें कहीं भी कोई दुश्मन मिलता है, दे आर किलिंग इट, दे आर हैंडलिंग इट। अब आप आगे बढ़ते हैं और पाते हैं कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कंफ्यूज हो चुका है सोल्जर्स का, और वो कई बार तो मारपीट भी कर रहे हैं, सिविलियंस को मार रहे हैं। और आप वहां जाते हैं, वो रुक जाते हैं आपको देखकर, और अब आप उनको भी उसी तरह से उस पोल में लाएं और उनसे कहें कि उनका शांत रहकर डिसिप्लिन्ड होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो अशांत हुए तो कई बार वो अपने ही लोगों को मार सकते हैं इस कंफ्यूजन में। और वो कह रहे, ओ माय गॉड, क्या ऐसा हो सकता है? आप उनसे कहिए कि वो शांत हो जाएं। उनका शांत होना क्यों जरूरी है, उनका एक्टिव रहना क्यों जरूरी है, बताइए। और अब आप इमेजिन करिए कि धीरे धीरे वहां पर वही एक खूबसूरत एनर्जी आनी शुरू हो गई है, और वो है पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड और काम क्वाइट हो गए हैं। उनको भी नई ड्रेस दीजिएगा, और वो इमेजिन करिए कि बात लेने गए हैं उसी डिवाइन पूल में, एंड दे आर कमिंग विद द न्यू ड्रेस। उनको भी गिफ्ट दीजिए और पूछिए हाउ इज द जोश, हाउ इज द डिसिप्लिन, वेरी हाई सर। और इमेजिन करिए कि अब आप उनको एक बार फिर अपनी आर्मी में इंडक्ट कर रहे हैं। अब आप अपनी पूरी आर्मी को देखिएगा, पूरी आर्मी इज डिसिप्लिन्ड एंड एक्टिव, एक्टिव एंड डिसिप्लिन्ड, डिसिप्लिन्ड एंड एक्टिव। कंधे सीधे करिए, और अब आप इमेजिन करिए कि आप इंटरनल आर्मी, आपकी कोई और नहीं बल्कि आपकी वाइट ब्लड सेल्स हैं पूरी बॉडी में और आपके ब्लड में। कंधे सीधे करते हुए इमेजिन करिए कि आपकी वाइट ब्लड सेल्स पूरे ब्लड में मार्च पास कर रही है, और इमेजिन करिए कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस उन्हें मिलता है, उनको वो खत्म कर रही हैं, चट कर रही हैं, ईट अप कर रही हैं, बाहर फेंक रही हैं, एंड योर ब्लड इज बिकमिंग कंप्लीटली हेल्दी। इतना ही नहीं, किसी भी ऑर्गन में जहाँ पर ये इम्यूनिटी सेल्स हैं, वो एक्टिवली काम कर रही हैं डिसिप्लिन्ड होकर, और वो आपकी पूरी बॉडी को हील कर रहे हैं। इमेजिन करिए सर की चोटी से पैरों के पंजों तक एक एक अंग को, एक एक पार्ट को, एक एक ऑर्गन को, दे आर हीलिंग योर रूट सेल, हेयर सेल्स या हेयर रूट्स। दे आर हीलिंग योर आई, दे आर हीलिंग योर थ्रोट, दे आर हीलिंग योर थायराइड,
They are healing your skin, they are healing your pancreas, they are healing your joints, they are healing your bones. इमेजिन करिए कि पूरी बॉडी में आपकी हीलिंग के जो सोल्जर्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स के, दे आर हीलिंग फ्रॉम योर टॉप टू बॉटम. कहीं भी कोई इन्फेक्शन है, कहीं भी कोई गांठ है, कहीं भी कोई वायरस है, इमेजिन करिए दे आर dissolving, they are healing, they are eating it up and throwing out of your body through sweat, urine or stool. And you are becoming healthier and younger and more energetic. अब अपनी सेल्फ इमेज को अपने मानस पटल पर लाएं, जहां पर आप पूरी तरह से हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग देख रहे हैं. और फिर धीरे धीरे अपने सामने अपने फ्यूचर टाइमलाइन को बिछाना शुरू करें, देखना शुरू करें, जहां पर आप बहुत सारे रिवार्ड्स को और सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे हैं. 1 मिनट के लिए रिलैक्स करें. अब धीरे धीरे आप अपनी अवेयरनेस में लौट आएं. अपनी अवेयरनेस में लौटने से पहले ग्रेटिट्यूड जरूर दें अपने इम्यून सिस्टम को. दे आर एक्टिव, दे आर डिसिप्लिन्ड, दे आर हीलिंग यू, दे आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर क्लियर एंड दे आर पावरफुल ऑल्सो. धीरे धीरे अब आप अपनी आंखें खोले, लुक अराउंड. और अब हम खुद के साथ आपने रिश्ता इंटीग्रेशन कैसे कर लिया है, और उसमें मैंने इम्यूनिटी की 2 एक्सरसाइज आपको आउट ऑफ एनएलपी दी हैं. ठीक है ना. ये आपके लिए विजुअलाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और इस तरह से आप सरेंडर्ड इम्यूनिटी को भी और ओवर रिएक्टिव इम्यूनिटी को भी इस टेक्निक से हील कर सकते हैं. बस इतनी सी बात है कि इसे बार बार करना होता है. बहुत बार करिए इसको, अगर आपको कोई इशू है तो. अगर इशू नहीं है तो महीने में 1-2 बार काफ़ी है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है अपने नेचर को ठीक करने के लिए. और अब हम नया पेन पेपर ले नया पेज खोलिए अपनी नोटबुक में. और अब मैं आपके साथ एक खूबसूरत टेक्निक को शेयर करूंगा अगले 40-45 मिनट, ज़्यादा नहीं. और वो होगा पॉइंट ऑफ व्यू. इसे हम परसेप्चुअल पोजीशन भी कहते हैं. पॉइंट ऑफ व्यू ये बेसिकली क्वालिटी ऑफ रिलेटिंग के लिए आती है. क्वालिटी ऑफ रिलेटिंग विद समवन. क्वालिटी ऑफ रिलेटिंग विद समवन. कई बार ऐसा होता है कि आपको ये नहीं पता होता है कि हमारे बीच में कैसे ये रिलेटिंग की क्वालिटी है, जिसको आप रिलेशनशिप कहते हैं. तो रिलेशनशिप क्या है? क्वालिटी ऑफ रिलेटिंग. जब आप कहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छी नहीं है मेरी, तो बेसिकली आपकी क्वालिटी ऑफ रिलेटिंग बिगड़ चुकी है. अगर आप ये कहते हैं कि मेरे और उसके बीच में बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप है, तो मैं मानूंगा कि आपको रिलेटिंग की क्वालिटी का पता है और उस क्वालिटी को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. यहाँ पर जब आप किसी भी आदमी के साथ इस रिलेशनशिप की क्वालिटी को बेहतर करें, तो यहाँ पर एक थॉट आता है, एक प्रीसपोजिशन, एक या बिलीफ आता है एनएलपी का, और वो बिलीफ मैं लिख देता हूँ.
तो उसे समझ लीजिएगा, उस वो बिलीफ है, द मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन is the response you get. इसके ऊपर ये बेस्ड है पूरी की पूरी टेक्निक, कि अगर द मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन, आपके कम्युनिकेशन का जो मीनिंग है वो इस चीज से डिफाइन होता है कि आपको रेस्पॉन्स क्या मिल रहा है। अगर आप इस रेस्पॉन्स को बदलना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी भी व्यक्ति के रेस्पॉन्स को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने कम्युनिकेशन को बदलना होगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी मैं तो उससे अच्छा बोलता हूँ, वो अच्छा नहीं बोलता, इसका मतलब है कि आपको अपने कम्युनिकेशन को चेंज करना होगा। अगर आप ये कहते हैं कि जी मेरे मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि आपके अपने कम्युनिकेशन को डिफाइन करना नहीं आता, तो मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द रेस्पॉन्स यू गेट। सो वॉट एवर रेस्पॉन्स यू आर गेटिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से जो भी रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है, समझ लीजिए ये आपके कम्युनिकेशन का मीनिंग मात्र है। अगर हम इस परिसपोशन, इस थॉट पर काम करें, तो इसका मतलब है कि सारी जिम्मेदारी हमारी है, कम्युनिकेशन की दूसरे व्यक्ति की नहीं है, ऐसा लगता है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका मैक्सिमम ये है कि आप अपने कम्युनिकेशन की क्वालिटी को तब तक बदलते रहें जब तक कि वो रेस्पॉन्स ना आ जाए, जब तक कि वो आई मीन क्या कहते हैं, उधर से वो रिएक्शन ना आ जाए जो तुम चाहते हो। उसके लिए तुम्हें अपने कम्युनिकेशन को बदलना होगा, और उसे बेहतर तरीके से करने के लिए यहाँ पर एक टेक्निक बताई गई है, उसका नाम है पॉइंट ऑफ व्यू। इस पॉइंट ऑफ व्यू परसेप्चुअल पोजीशन को समझिएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं जो अभी भी आपको दे दूंगा, कि अगर मुझे आप सामने से देखेंगे तो आपको कितने कान दिखाई देंगे? दो। लेकिन एक आदमी है जो आपका दोस्त है, वो बगल में खड़ा है, वो मेरे चेहरे को यहाँ से देखे, और चेहरा उसने आज तक नहीं देखा मान लेते इंसान का, तो उसे मेरे चेहरे पर कितने कान दिखाई देंगे? एक। तो आप कहेंगे नहीं दो है, वो कहेगा एक है। ठीक है ना? आप अपनी बात पर अड़ जाएंगे कि दो है, वो अपनी बात पर अड़ जाएगा एक है। अगर आप चाहते हैं कि आप अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक कान देखना चाहें, तो आपको क्या करना होगा? अपनी पोजीशन पर तो नहीं आपको एक कान दिखाई देगा, वहां तो दो ही दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे और आप दूसरे आदमी की पोजीशन पर जाएंगे, तो देखेंगे एक ही कान है यहाँ तो। और अगर उसे दो कान देखने हैं तो उसे अपनी पोजीशन को छोड़ना होगा। इसमें पहली चीज है, अपनी पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा और आपकी पोजीशन पर आना पड़ेगा, और फिर वो देखेगा अरे नहीं, एक नहीं दो ही कान है। जीवन में यही लड़ाई रह गई हमारे पास। हम ये मानते हैं कि जो मैं देख रहा हूं वही सत्य है, जो दूसरा आदमी देख रहा है वो सच नहीं है। याद रखिएगा, यही लड़ाई है बस पूरी की पूरी दुनिया में और रिश्तों में भी। हर एक आदमी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस पॉइंट से वो व्यू कर रहा है। इसीलिए इसे परसेप्चुअल पोजीशन कहते हैं, जहां से आप चीजों को परसीव कर रहे हैं। वो वहां से परसीव कर रहा है, तो वहां से परसीव कर रहे हैं। दोनों का एंगल अलग है, दोनों का विजन अलग होगा, दोनों का व्यू अलग होगा। अब वो इन दोनों अपने अपने व्यू को फाइनल मानकर लड़ रहे हैं। यही पति पत्नी के बीच में लड़ाई है, यही बाप बेटे के बीच में, यही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, और यही क्लाइंट और सेलर के बीच में। अगर आप इस रिश्ते की क्वालिटी को डिफाइन करना चाहते हो अपने माइंड में, तो आपको अपनी जगह छोड़नी होगी। मैंने जब एनएलपी के कोर्स को तैयार किया, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि अगर आप इसको बेहतर बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें सलाह दे सकता हूँ। मैंने कहा जी क्या? कि पॉइंट ऑफ व्यू की एक्सरसाइज जो तुम पढ़ाने जा रहे हो खुद करो, और सोचो कि जो एनएलपी तुम पढ़ाने जा रहे हो, तुम वो पढ़ाने जा रहे हो जो तुम जानते हो, या वो पढ़ाने जा रहे हो जो
तुम्हारे क्लाइंट को चाहिए। तो मैंने कहा जो मेरे क्लाइंट को चाहिए मैं वो पढ़ाना चाहता हूँ। तो फिर उसने कहा कि राम वर्मा बनकर छोड़ दो, राम वर्मा बनना छोड़ दो, बिकम योर ओन क्लाइंट, बिकम योर ओन पार्टिसिपेंट, बिकम योर ओन स्टूडेंट। और उस स्टूडेंट बनकर देखो कि अब तुम्हें कौन सा टॉपिक पढ़ाना और किस तरह से पढ़ाना। उस दिन की बात और आज तक की बात, मैंने एनएलपी को कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। आप कहीं और एनएलपी पढ़ेंगे बस वो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, बोर कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, बोर कर रहे हैं, और एक सर्टिफिकेट के नाम पर एक कागज है जिसकी कीमत 25 पैसे है, उसको दे रहे हैं। लेकिन मैंने इमीडिएटली देखा, मैंने कहा भैया मेरा कोई क्लाइंट थ्योरी क्यों पढ़ेगा, उसे तो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। और उसके पास रियल बीमारी है कि उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ चुके हैं और मेरे पास एक टूल है, तो मुझे उस चैलेंजेस के साथ जोड़ना होगा। और वही मेरा एक यूनिक सेलिंग पॉइंट आ गया, ठीक है ना, वही मेरा सबसे बड़ा हथियार मेरे पास आ गया। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने क्लाइंट बनकर देखें कि ये प्रोडक्ट सचमुच में आप खरीदेंगे क्या। अगर नहीं खरीदेंगे तो फिर बना क्यों रहे हो। अगर कोई भी कोर्स बनाए, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आइडिया आप बेचना चाहते हैं, पहले आप अपना क्लाइंट बनकर देखिएगा। और वो कैसे बना जाता है, मैं अब आपको आधे घंटे की एक्सरसाइज सिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी सी एक्सरसाइज होगी ये, इसे खूब एंजॉय करेंगे आप, खूब एंजॉय करेंगे। लेट अस स्टार्ट। और कोशिश करिएगा कि ये टेक्निक आप जो है लोगों के साथ करें, अपने क्लाइंट के साथ करें, अपनी फैमिली मेंबर के साथ करें। उनका जरूरी नहीं कि इसमें वो इन्वॉल्व हों, उन्हें पता भी नहीं होगा, बस आपको ये करते रहना है और आप पाएंगे कि नए पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिल रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू जैसे आप लेंगे और उस इमोशन को महसूस करेंगे, अचानक आपके अंदर बदलाव हो। उसी तरह से कि अगर आप अपनी जगह छोड़कर उस आदमी की जगह पर जाएं और देखें कि कान तो एक ही है, फिर आप क्या कहेंगे, ओ माय गॉड, यार क्या हो गया ये मुझे। यानी कि आपने पूरा बदल दिया है। और उस आदमी को कहो कि यहाँ जाइए, वो क्या कहेगा, दो ही दिखाई दे रहे सर, मुझे क्या हो गया सर, सर मैं क्या पागलपन की बात कर रहा था। एग्जैक्टली इसका मतलब यह है कि माइंड प्रोग्रामिंग होगी जैसी आपका परसेप्शुअल पोजिशनिंग क्लियर हुई। अब हम इसको कैसे करेंगे, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे साथ 15-15 मिनट के लिए 2 बार बैठिएगा, मतलब 30 मिनट के लिए। कोशिश करूंगा कि मैं इसे समझाऊं आपको। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज होगी और इसे एक्सरसाइज करने के लिए अब आप पेन पेपर खोलेंगे और लिखेंगे कि लेट मी डिफाइन माई रिलेशनशिप विथ, नाम लिखिए कोई। मैं अपने रिश्तों को डिफाइन करना चाहता हूं इस आदमी के साथ। वहां पर एक आदमी को लीजिए जिसके साथ आप रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं, रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन अभी बेहतर नहीं है। 10 में से कितना नंबर दोगे उस रिश्ते को, अभी देखेगा 5 है, 6 है, कितना है। और अब इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। नया पेज खोलिएगा और ये 4 बनाकर ऐसे चेयर बना दीजिएगा। इधर एक 4 बनाइएगा, चेयर बना दीजिएगा, और एक इधर 4 बनाकर चेयर बना दीजिएगा। यहां पर लिखिएगा फर्स्ट पोजीशन, और यहां पर लिखिएगा फिक्स्ड पोजीशन। यहां पर लिखिएगा सेकंड पोजीशन, और यहां लिखिएगा एम्पैथी। यहां पर लिखिएगा थर्ड पोजीशन, यहां पर लिखिएगा ऑब्जर्वर्स पोजीशन। यहां पर लिखिएगा एडवाइस क्रिएशन पोजीशन। ये 3 पोजीशन है। और यहां पर एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा ताकि उस क्वेश्चन के साथ आप खेलें। ये सारा गेम इसी क्वेश्चन के ऊपर होगा।
और क्वेश्चन पहला होगा, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। दूसरा, व्हाट मेक्स दिस रिलेशनशिप डिफिकल्ट। ए, एनवायरमेंट, बी, हैबिट्स एंड और एक्शंस, सी, थिंकिंग, डी, गोल्स। और भी हैं ये, लेकिन यही 4-5 याद रखेंगे। और यहां पर अब आप इमेजिन करिए कि एक आदमी बैठा हुआ है और ये आप हैं। यहां पर दूसरा आदमी बैठा हुआ है, ये वो आदमी है, द अदर पर्सन। इस गेम को थोड़ा सा बहुत ही इम्पार्शियल वे में खेलने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हेल्प करूं कि ये कैसे कैसे खेला जाएगा। ये आप हैं यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर, जिसको हम फिक्स्ड पोजीशन कहते हैं। ये सेकंड पोजीशन है, जिसको हम एम्पैथी कहते हैं। एम्पैथी का मीनिंग होता है जब हम दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। यहां पर बैठकर अब आप इमेजिन करेंगे कि आप फर्स्ट पोजीशन पर बैठे हुए हैं। इमेजिन करिए कि आप 3 चेयर हैं, एक चेयर यहां पर है, एक आपके सामने है इमेजिनेशन में, ठीक है ना। अभी तीसरी चेयर को छोड़ दो। तो इमेजिन करिए कि आप पहली पोजीशन पर बैठे हैं और आपके सामने दूसरी चेयर पर वो आदमी बैठा है जिसके साथ आप अपने रिश्तों को और बेहतर करना चाहते हो या रीडिफाइन करना चाहते हो। ये माइंड प्रोग्रामिंग होगा रिश्तों के लिए। अभी पहली पोजीशन पर यहां पर इमेजिन करिए कि आप पहली चेयर पर बैठे हुए हैं और पहली चेयर पर बैठकर आप अपने सामने उस आदमी को देख रहे हैं। उसके पोस्चर को देखिएगा। आंखें बंद कर लें। अब आप कंधों को सीधा रखें, कोशिश करें कि वो आदमी किस ड्रेस में बैठा हुआ है, उसका सांस कैसे चल रहा है, उसके चेहरे पर क्या भाव हैं, वो आपसे कितना खुश है या नाराज है, आप उससे कितने खुश हैं या नाराज हैं ये रिश्ते को देखते हुए। और अब एक सवाल पूछे अपने आप से, इस रिश्ते की क्वालिटी कितनी है, 10 में से कितनी है मेरे विचार से। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। अगर 10 में से 10 है तो फिर आपने गलत आदमी को चूज किया है। यहाँ पर उसका कोई जरूरत नहीं थी, वो तो ठीक है। अगर कम है तो फिर आप कितना कम है लिखें। आई मीन सोचें, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ना लिखने की जरूरत है।
अगला सवाल पूछे, व्हाट मेक्स दिस रिलेशनशिप डिफिकल्ट? इस रिश्ते को क्या मुश्किलात आ रही हैं? क्या ये एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ लोग आपके बीच में आ गए हैं, कुछ लोग बिना मतलब की बातें करते हैं, कुछ लोग आपके बीच में दरार डालते हैं? अगर हाँ, तो उसे याद करें। या फिर ये प्रॉब्लम है दूसरे आदमी की हैबिट की या एक्शन की, या आपकी हैबिट या एक्शन? तो अपनी भी देखें, दूसरे की भी देखें, क्या दिखाई दे रहा है। वो ये करता है, उसे ये नहीं करना चाहिए, वो ये करता है, उसे ये नहीं करना चाहिए, वो ये करता है, उसे ये नहीं करना चाहिए। जो भी है उसे देखें। या फिर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, उसकी सोच ऐसी है, मेरी सोच ऐसी है। क्या सोचने की प्रॉब्लम है? या फिर गोल्स अलग हैं, मेरे गोल्स अलग हैं, उसके गोल्स अलग हैं? कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है ना। क्या है, ढूंढने की कोशिश करें। अब आपको एक अवेयरनेस आ गई है कि हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी क्वालिटी क्या है और इस रिश्ते को क्या डिफिकल्ट बनाता है। कोई एनवायरनमेंट का इशू है, आसपास के लोगों का, या हमारी आदतों का, सोच का, मेरी अलग है उसकी अलग है, या हमारे गोल्स अलग हैं। अब आप इमेजिन करिए, आंखें खोलिए, पहले लुक अराउंड, चारों तरफ देखिए। आपने पहली पोजीशन पर बैठकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी परसेप्चुअल पोजीशन से इस रिश्ते को देखा है। यहां से आपका एक परसेप्शन बना हुआ है लाइफ का। लोगों को ऐसे करना चाहिए, उसे ऐसे करना चाहिए, उसे ये करना चाहिए था, उसे ये करना चाहिए, उसे ये करना होगा। और हमने एक परसेप्शन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना रखा है। और हम चाहते हैं कि बस उसी में सब लोग फिट हो जाएं, मेरी टीम उसी में फिट हो जाए, मेरे घर के लोग, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा हस्बैंड, मेरे भाई, मेरी बहन, सब उसके अकॉर्डिंग फिट आएंगे तो मैं खुश रहूंगा या नहीं रहूंगा। करेक्ट। पर हम कभी भी चीजों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं। करेक्ट। यानी कि मैं अपनी जगह पर खड़ा होकर कह रहा हूं कि चेहरे पर दो ही कान है, लेकिन मैं उस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं जा रहा हूं जिसे एक दिखाई दे रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप इमेजिन करेंगे कि आप अपनी अवेयरनेस को लेकर, आप वहीं बैठे हैं चेयर नंबर 1 पर अपनी अवेयरनेस को लेकर चेयर नंबर 2 पर जाकर दूसरे आदमी के साथ इंटीग्रेट करेंगे और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखेंगे। उस पर क्या बीत रही है, उस पर क्या बीत रही है, उस आदमी के साथ रहने में जो सामने बैठा हुआ है, वो जो तुम ही हो। वो जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है, वो जो भी गलत सोच रहा है तो क्यों सोच रहा है, उसके जो भी एक्शन हो रहे हैं गोल गलत तो क्यों हो रहे हैं। अगर वो एनवायरनमेंट की बात मान रहा है तो वो क्यों मान रहा है? क्योंकि हो सकता है सामने वाले ने इतना मौका ही नहीं दिया है कि क्लियर कर लें चीजों को। एनीवे, एक बार कंधे सीधे करते हुए आंखों को कोमलता से बंद कर लें। सांसों को नॉर्मल करें, स्पाइन सीधे रखें। ये बहुत ही मुश्किल स्टेप होता है जब हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, क्योंकि हमें अपने सभी बिलीफ्स को तोड़ना होता है। ठंडी है। अपने आप को अलाउ करें कि आप पहली बार दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे। अपनी ईगो को एक तरफ रखें अगर है तो। इमेजिन करें कि आप अपनी आंखों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं देखने के लिए, अपने हार्ट को, अपनी बॉडी को फील करने के लिए, क्योंकि उसे सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को फील करने का पता है, दूसरे का नहीं। धीरे धीरे आप इमेजिन करें कि आप अपने शरीर को इसी पोजीशन पर छोड़कर अपनी अवेयरनेस के साथ दूसरी चेयर पर जा रहे हैं।
और दूसरी चेयर पर जाकर उस आदमी के साथ इंटीग्रेट करिए और देखिए उसका सांस कैसे आ रहा है। उसके अंदर कोई गुस्सा है तो क्या हाँ है, क्या उसके अंदर एंग्जाइटी है? उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ है जो तुम ही हो, उसकी फीलिंग को महसूस करो। क्या वो भी घुट रहा है या घुट रही है? तुम तो कुछ बोल भी देते हो तो बोल भी नहीं पा रहा है शायद, और बोल रहा है गलत तो शायद क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो घुट रहा है। फील करो उसको आज। जो भी उसने किया है आपके लिए क्यों किया है? अगर कुछ गलत किया है और वो गलत कर रहा है तो क्यों कर रहा है? फील करो और उसके पॉइंट ऑफ से देखो कि वो क्या सोचता है इस रिश्ते को। उसके अनुसार इस रिश्ते की क्वालिटी कितनी बची हुई है 10 में से? उसके पॉइंट ऑफ से कितने नंबर आ रहे हैं सोचो। भूल जाओ अपने आप को, उस आदमी के साथ जुड़ जाओ। उस पर क्या बीत रही है इस रिश्ते में, उसके ऊपर क्या बीत रही है। हो सकता है उसका बचपन में बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग ना हुई हो, इसलिए वो कुछ कामों को जानता ही नहीं करना। हो सकता है उसे टॉर्चर किया गया हो पेरेंट्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा, लोगों के द्वारा। बचपन में उसके साथ एब्यूज हुई हो, गरीबी का शिकार रहा हो, मारपीट हुई हो उसके साथ। सब चीजों को फील करते हुए देखो वो कैसा फील कर रहा है। अब उसके पॉइंट ऑफ से देखोगे इस रिश्ते को कौन खराब कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति, एनवायरमेंट के लोग, सोच, गोल्स, क्या? और उन फीलिंग्स को महसूस करो। अब आप अगले 3 मिनट 180 सेकंड सिर्फ उस आदमी के बॉडी में और उसकी इमोशन को फील करो। सामने अपने आप को भी देखते रहो। हाउ मच दिस पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल, जो सामने बैठा हो, इसकी फीलिंग को लेकर। तो ये जोर से बोलता है, गुस्सा करता है, ड्रामा करता है तो क्यों करता है? ये कोई गलत काम करता है तो क्यों करता है? इसकी इमोशन को महसूस करो, इसके बर्डन को, इसके एंग्जाइटी को, इसके अनसर्टेनिटी को महसूस करो, इसके पास्ट को महसूस करो। 2 मिनट और। एक मिनट और फील करो। इन फीलिंग्स का ऑडिट करिए कि क्या फीलिंग है इसके अंदर। इस रिश्ते में उसके पास कितनी घुटन है, कितनी ओवरवेलमिंग फीलिंग है, कितनी इनसिक्योरिटी है, कितना दर्द है, कितना जॉय है, सबको देखो और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। यहाँ पर कई बार लगेगा कि इस आदमी की लाइफ में अगर कोई दुख है तो इस आदमी की वजह से। ये एम्पैथी है। कई बार हमें लगता है मैं ही परेशानी में हूं, और जब मैं दूसरे की परेशानी को क्लोजली देखता हूं तो मैं देखता हूँ मैं तो कुछ भी नहीं हूं। लेकिन अगर हम फिक्स्ड पोजीशन के शिकार हो जाते हैं तो ऐसा लगता है बस हम ही ठीक हैं। और अगर हम एम्पैथी के ज़्यादा शिकार हो जाते हैं तो फिर हम विक्टिम बनने लगते हैं कि सबको हम सोचते हैं कि सबका दर्द ठीक कर लो। न ये पोजीशन अच्छी है, न ये पोजीशन अच्छी है, क्योंकि इसमें भी आप विक्टिम बन जाएंगे अगर टू मच दूसरे की फीलिंग को लेंगे। तो अब हम तीसरी पोजीशन को लेंगे। लेकिन कितने लोगों को लगा है कि आज आपने उस आदमी की फीलिंग को जिया है, उस आदमी की इमोशन को जिया है? कितने लोगों को लगा है?
याद रखिएगा, जब आपने इतना फील कर लिया तो पहली बार आपने एम्पैथी को एंजॉय किया, जो नार्सिज्म या नार्सिस्टिक लोगों में जीरो हो जाती है। आप वो एक बहुत ही बैलेंस्ड व्यक्ति बनने जा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी फिक्स पोजीशन को भी जानते हैं और दूसरे की पोजीशन को भी जानते हैं। ये लोग हमेशा महान होते हैं, लीडर होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, इन्हें सबसे ज्यादा लाइक किया जाता है। जिनकी फिक्स पोजीशन स्ट्रांग होती है वो नार्सिस्टिक शिकार हो जाते हैं। जिनकी सेकंड पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है वो विक्टिम बन जाते हैं, हर एक आदमी के दुख के साथ जुड़ जाते हैं। वो भी गलत है। आपको बैलेंस्ड रहना है। फिर बैलेंस्ड कैसे रहें? अब आप इमेजिन करेंगे कि आप तीसरी चेयर पर बैठेंगे। आंखें खुली हुई है आपकी? हाँ जी, ओके। और ये तीसरी पोजीशन है आपकी। और ये ऑब्जर्वर्स पोजीशन है। और इमेजिन करें कि यहां पर आप इम्पार्शियल जज हैं। अब आप इमेजिन करें कि आप एक बिल्डिंग में हैं और बिल्डिंग की 10वीं फ्लोर पर बहुत अच्छी से जगह पर बैठे, ये 10वीं फ्लोर है और यहाँ पर ये चेयर बैठे हैं और यहाँ से इन दोनों को देख रहे हैं। यानी कि इस समय जब बैठे हुए हैं, ये 10th फ्लोर है, 8th फ्लोर है, ऊंची सी है, और वहां से आप बर्ड्स व्यू ले रहे हैं। कौन सा व्यू? बर्ड्स व्यू। और इस बर्ड्स व्यू से देखें इन दोनों को, और फिर यही सवाल पूछेंगे, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप? आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जज सवाल करेगा कि इसमें इन दोनों के रिश्ते को क्या मुश्किल बना रहा है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू नया होगा, इसका पॉइंट ऑफ व्यू नया होगा। लेकिन अब ये आदमी इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, अगर आप ठीक करना चाहते हैं ठीक ही कर लेना चाहिए, अगर तोड़ना चाहते हैं तो जीरो कर देना, वो ही बता देगा। ठीक है ना? किसी रिश्ते को आप तोड़ना चाहते हैं तो भी ये बता देगा, और बनाना चाहते हैं तो भी। अब ये जज बताएगा कि इस आदमी को क्या करना चाहिए। किसको? इसको, जो ये आदमी पहली पोजीशन पे है, जिसका नाम यू है। अदर पर्सन के लिए कोई एडवाइस नहीं होगी, फर्स्ट पर्सन के लिए एडवाइस होगी। यानी कि तुम खुद को आज वाइज बनाओगे। और मैंने एक दिन क्या बोला था, या दोबारा बोल देता हूं, नहीं बोला था तो, पीपल आर वाइज फॉर अदर्स, पीपल आर वाइज फॉर अदर्स। मैं भी, तुम भी। लेकिन आज आप पहली बार यू विल बिकम वाइज फॉर योर सेल्फ। तो ये जो काम होगा वाइज फॉर योर सेल्फ होगा, क्योंकि यहां पर आप अदर बनकर कह रहे हो। तो यहां पर आप ही बैठेंगे, आप ही दोनों की क्वालिटी को देखेंगे। इसकी फीलिंग आपने ले ली, इसकी ले ली, और आज आप इस आदमी से कहेंगे जो पहली पोजीशन पर बैठा है कि भाई तू ऐसा क्या काम करे कि ये रिश्ते की क्वालिटी 10 आउट ऑफ 10 हो जाए। तू क्या करे? वो कुछ नहीं करेगा, तू क्या करे? और आप कहेंगे सर रिश्तों, ताली दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल दोनों हाथों से बजती है, पर दूसरे हाथ को भी तो आप ही प्रमोट करोगे कि हाथ ताली बजाने के लिए आगे आए। उसे क्या रामलाल करेगा? ठीक है ना? तुम्हारे हाथ में क्या है? दूसरा आदमी है तुम्हारे हाथ में कि खुद हो? तुम अपने हाथ में खुद हो। तो तुम अपना बेस्ट कैसे कर सकते हो, वो ये जज बताएगा। अब आप कंधे सीधे करके बैठेंगे और मुझे सुनेंगे। एक बार फिर आंखों को बंद कर लीजिएगा। और अब आप इमेजिन करिए कि आप 10वीं फ्लोर के एक खूबसूरत फ्लैट में बैठे हुए हैं, चारों तरफ बड़ा अच्छा इंटीरियर हो गया है। वहां से आप विंडो से, खूबसूरत रूम की एक विंडो से देखते हैं नीचे की तरफ, पार्क में दो कुर्सियां बिछी हुई हैं, उस पर दो लोग बैठे हुए हैं आमने सामने, जिनके बारे में आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है।
उनके दिल में, दिमाग में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक है फर्स्ट पोजीशन पर और दूसरा है सेकंड पोजीशन पर। इसके इन दोनों के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन है। चाहे तो आप अपने साथ कुछ रोल मॉडल को बैठा सकते हैं। दे कुड बी टाटाज, मोदीज, अंबानीज, अडानीज, विवेकानंद और वॉट एवर। और अब आप इमेजिन करिए कि आप एक सवाल पूछते हैं, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। आप कहते हैं जी, पहले ने कहा था 4 है, दूसरे ने कहा 5 है, आपके हिसाब से 3 है, जो भी है। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, बर्ड्स व्यू से कितनी है इसकी क्वालिटी, उसे 10 में से नंबर दो, जो भी आपने दिया ठीक है। अब अगला सवाल है, इस रिश्ते को क्या खराब बना रहा है तुम्हारे, अब ऑब्जर्वर के हिसाब से, इम्पार्शियल जज के हिसाब से क्या बना रहा है। वो कहता जी सेकंड पोजीशन वाले की ये गलती है, फर्स्ट पोजीशन वाले की ये गलती है, फर्स्ट पोजीशन वाले की ये गलती है, सेकंड पोजीशन वाले की ये गलती है, फर्स्ट पोजीशन वाले की ये गलती है, सेकंड पोजीशन वाले की ये गलती है। और अगला सवाल है कि इस रिश्ते की क्वालिटी को अगर मुझे 10 में से 10 करना है तो अब मैं क्या सलाह दूं पहली पोजीशन वाले व्यक्ति को, क्योंकि वही विजडमफुल है। उसे क्या सलाह दी जानी चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए कि सामने वाला इस रिश्ते में अपने आप को खुश पाने लगे, कंफर्टेबल पाने लगे, सेफ पाने लगे, सिक्योर पाने लगे, डिलाइटफुल पाने लगे, अपने आप को रिलीव्ड पाने लगे। सामने वाला व्यक्ति इस रिश्ते में अपने आप की सेल्फ इमेज को बेहतर कर ले, अपनी सेल्फ वर्थ को पाए, अपने सेल्फ लव को गेन कर ले, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, उसका मोटिवेशन बढ़ जाए। ऐसा क्या करे फर्स्ट पोजीशन पर बैठा हुआ व्यक्ति, और जज को बैठने का मौका, बोलने का, सोचने का मौका दो। इमेजिन करें कि आपके कान में टाटा, अंबानीज, मोदीज और दूसरे रोल मॉडल आपको कुछ बता रहे हैं, जिनको सब कुछ पता है, पर आप उनमें मेन हैं, आप मेन जज हैं। और इमेजिन करिए कि आप जज के रूप में पहली पोजीशन पर बैठे वाले व्यक्ति को क्या ऐसा बताएंगे कि वो इस काम को करे और इस काम को ना करे, इस बात को सोचे, इस सोच को छोड़ दे, इन कामों को करे, इनको ना करे, इस आदत को करे, इसको ना करे, ये चीजें ऐसे कहे, ये चीज ऐसे ना कहे, ये ऐसा एनवायरनमेंट बने, ये ऐसा ना बनाए, क्या करे वो, ये बताने के लिए अब आप ऑब्जर्वर बन जाएं, ताकि सामने बैठा वाला व्यक्ति इस रिश्ते में अपने आप को सिक्योर, सेफ, हैप्पी, फ्लेक्सिबल, डिलाइटफुल, मोटिवेटेड फील करे। इमेजिन करिए कि इम्पार्शियल जज इस समय पूरी तरह से उन ऑप्शंस को चूज कर रहा है। कंधे सीधे कर लें, गर्दन ऊपर की तरफ, मानो आप अपने क्रिएटिव पार्ट को जागृत कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? कम से कम आप 4 से 6 खूबसूरत एडवाइस देंगे, जिनमें पहली 3 एडवाइस बहुत ही मेन होंगी, जिनमें डूइंग है, नोट डूइंग है, थिंकिंग है, नोट थिंकिंग है, रेस्पॉन्डिंग है, नोट रेस्पॉन्डिंग है, रिएक्शन है, नोट रिएक्शन है, जो भी अब आप है। क्या करना होगा? फर्स्ट पोजीशन पर बैठे व्यक्ति को कम्युनिकेट करना होगा, माफी मांगनी होगी, गले लगाना होगा, अपने किस बिहेवियर को बदलना होगा, क्या अपनी किसी चालाकी को छोड़ना होगा, पता नहीं। बस आपको सोचते रहना है। आई गिव यू अनदर 3 मिनट्स नाउ। 180 सेकंड में आपको कम से कम 5-7 अच्छी 10 इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। करते रहें, करते रहें, करते रहें। दोनों को देखते रहें, दोनों को देखते रहें। जो सेकंड चेयर पर बैठे हैं उसकी बेचैनी को भी देखें, लेकिन सारा का सारा एडवाइस आप देंगे फर्स्ट पोजीशन को, क्योंकि वही विजडमफुल है, वही बहुत अच्छा व्यक्ति है। ढूंढते रहें। इस समय आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग शुरू हो चुकी है। आप तीनों पोजीशन को एक साथ देख रहे हैं। ये बहुत ही मैच्योरिटी का काम है। आप एक अच्छे एडल्ट बनने जा रहे हैं। एक बैलेंस्ड व्यक्तित्व आपका बनने जा रहा है। बस आपका काम जो मैं कह रहा हूं वो करेंगे। अगले 3 मिनट 180 सेकंड तक दोनों को देखते रहें, दोनों के बारे में सोचते रहें। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, इन दोनों की जिंदगी में क्या चल रहा है, इन दोनों के दिमाग में, दिल में, बॉडी में क्या चल रहा है, ये किस तरह से एंग्जाइटी में है, और इस एंग्जाइटी को ठीक करना और इस रिश्ते को ठीक करने के लिए मैं ऐसी क्या सलाह दूं पोजीशन 1 पर
कि ये रिश्ता बेहतर हो जाए, दोनों खुश रहें, दोनों बढ़िया रहें। डार्लिंग ठंडा लगेगा। धीरे धीरे और इंटरनल जल माइंड में जाइए, ढूंढिए। मानो अब आपको कुछ बता रहे हैं स्वामी विवेकानंद, आपको बता रहे हैं मोदीज, गांधीज, आपको बता रहे हैं आपके ऑलमाइटी ईश्वर, अल्लाह, देवी देवता, जो भी इमेजिन करिए, कोई फरिश्ता है, कोई अंजल है, कोई और यूनिक एनर्जीज हैं जो आपको बता रही हैं। फील करिए उनको, इस समय ढूंढिए, बेहद जरूरी है ये, इस रिश्ते को बचाने के लिए, बेहतर करने के लिए। कंधे सीधे रखेंगे, इमेजिन करें कि कुछ चीजें आपके रोल मॉडल जो बैठे हुए हैं आपके चारों तरफ, वो कुछ बता रहे हैं, उनको सुनना शुरू करें। देखिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिली है। अब आप एक काम करें, इमेजिन करिए कि इस इंफॉर्मेशन को लेकर आप एक बार फिर पहली पोजीशन पर आ रहे हैं। इमेजिन करिए कि वहां से आप चेयर छोड़कर फिर धीरे धीरे आप अपने आप को पहली पोजीशन पर ला रहे हैं। पार्क में आइए, पहली पोजीशन की चेयर पर बैठिए और इस चेयर पर बैठकर उन सब चीजों को याद करिए जो आपके ऑब्जर्वर ने बताई है। किन चीजों को आप इजीली कर रहे हैं, जहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है। उन चीज सिर्फ याद करिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोच बदलनी है, क्या नहीं बदलनी है। और इस बदलाव को इमेजिन करिए कि आप उस बदलाव को कर भी रहे हैं इस चेयर पर बैठकर। इस समय आपकी गहरी माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है, आपके अंदर एम्पैथी, आपके अंदर ऑब्जर्वर्स पोजीशन, आपके अंदर एम्पैथी, सब जागृत एक साथ हो रहे हैं। इमेजिन करिए कि आपने उन दी गई सभी इंफॉर्मेशन को ले लिया है। इंफॉर्मेशन को लेकर एक बदलाव को महसूस करो अपने अंदर। और अब आप धीरे से उठकर यहां से इमेजिन करिए कि अब यहां से उठकर अब आप अपनी अवेयरनेस को यहां से ले जा रहे हैं। आप यहीं बैठे हैं फर्स्ट पोजीशन पर, लेकिन अपनी अवेयरनेस को अब आप धीरे धीरे सेकंड पोजीशन पर ले जा रहे हैं। अब सेकंड पोजीशन में देखिए, फिर एंटर करिए उस आदमी के साथ, अदर पोजीशन में जाइए और उसे देखने का मौका मिल रहा है कि पहले पोजीशन पर बैठे हुए व्यक्ति ने कुछ बदलाव किए हैं। अब आप इसकी फीलिंग को चेक करिए, क्या इसकी फीलिंग बदल रही है। यहाँ पर तीन चीजें होंगी, हाँ सर पूरी तरह से बदल गई है, या फिर पार्शली बदल रही है, लेकिन पार्शली अभी उसे डाउट है कि ये ऐसा नहीं करेगा, या फिर अभी नहीं बदली है। अगर पार्शली बदली है और अभी भी नहीं बदली है तो एक बार फिर इमेजिन करिए कि यहाँ से अब आप ऑब्जर्वर पोजीशन पर आ गए हैं और अगले 4-5 मिनट तक मैं आपको इन तीनों पोजीशन पर चक्कर लगवाऊंगा। कंधे सीधे करेंगे, माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे। इसके बाद इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, नए नए लोगों के साथ करते रहिएगा। एक बार फिर इमेजिन करिए आप ऑब्जर्वर पोजीशन पर बैठ गए हैं। दूर से देखिएगा कि कुछ मैंने एडवाइस दी थी पहली पोजीशन को, उसने कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से अदर यू तैयार नहीं है। अभी अदर यू पूरी तरह से खुश नहीं है। अभी अदर यू पूरी तरह से सिक्योर सेफ फील नहीं कर रहा है। अभी और मुझे क्या सलाह देनी चाहिए पहली पोजीशन को। और इमेजिन करें कि आप रोल मॉडल को, नई टीम बुला रहे हैं और अच्छे लोग आ गए हैं, आपके एंसेस्टर्स भी आ चुके हैं। इमेजिन करिए कि उन लोगों को आपने बैठा लिया है और वो अब सलाह दे रहे हैं कि अभी पोजीशन नंबर 1 को ये करना चाहिए, तभी तो दूसरा आदमी जो चेयर नंबर 2 पर बैठा है वो अपने आप को सेफ फील करेगा, मोटिवेटेड फील करेगा। उन तरीकों को ढूंढिए।
करते रहें। फिर नई इंफॉर्मेशन लेकर पहली पोजीशन पर आए, पहली पोजीशन पर बैठकर फिर नई जानकारी को याद करें कि क्या बताया गया मुझे, और इमेजिन करें कि आप उस बदलाव को कर रहे हैं। उस बदलाव को करने के बाद अपनी नई सेल्फ इमेज को देखें इसी चेयर पर बैठे हुए, और फिर उठकर आप सेकंड चेयर पर जाएं और देखें अब दूसरा आदमी कैसे फील कर रहा है। अभी उसके इमोशन में बदलाव आ रहा है पर पूरी तरह से नहीं आया, कोई बात नहीं। फिर आप ऑब्जर्वर पोजीशन पर जाएं, नई इंफॉर्मेशन लें, जल्दी से लें, और एक इंफॉर्मेशन भले ही एक ही आई उसे जल्दी से लेकर अब आप फिर पोजीशन नंबर 1 पर आए, उसे बदलाव करें और इस तरह से राउंड लगाते रहें अगले 2-3 मिनट और। अब हर बार आप देखेंगे कि कई बार अदर यू की फीलिंग्स बढ़ रही हैं, कई बार कम हो रही हैं। याद रखिएगा बहुत सारी लेयर्स निकलेंगी। अब आप धीरे धीरे आप अपने बिहेवियर के अंदर एक बैलेंस ले आएंगे, और बैलेंस्ड व्यक्ति एक समय के बाद सभी लोग उससे प्यार करने ही लगते हैं। शुरू में थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है ना, और धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को आप समझ चुके हैं, करते रहिएगा, और अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू करें। यहाँ पर बेसिकली इस एक्सरसाइज का करने का मतलब यह है कि आप दूसरे की एम्पैथी को समझें, और जैसे आप एम्पैथी समझते हैं तो ये माना गया है कि आपके बिहेवियर में बदलाव आते हैं, और जैसे आपके बिहेवियर में बदलाव आते हैं बहुत दिनों तक लोग रजिस्ट नहीं कर पाते हैं, फिर वो आपकी लाइन में आना शुरू कर देते हैं। यही इस एक्सरसाइज का काम है। हम दूसरों को ठीक नहीं कर सकते, कई बार खुद को ही नए तरीके से कम्युनिकेट यानी कि अपने बिहेवियर को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये रही आज की टेक्निक जो रिश्तों को या इंटीग्रेशन को डिफाइन करती है। पहली में हमने देखा है पार्ट्स इंटीग्रेशन, असलियत में ये दूसरी भी पार्ट्स इंटीग्रेशन ही है, जिसमें आपने अपने एक फिक्स्ड पोजीशन को, जिसमें लोग रहते हैं तो दूसरे का दर्द नहीं समझते और उसके शिकार हो जाते हैं, आज पहली बार उसके साथ इंटीग्रेशन किया है आपने सेकंड पोजीशन को, और थर्ड पोजीशन को किया है। थर्ड पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर्स पोजीशन, जहां पर आप दूर से अपने आप को देख रहे हैं, और यहाँ पर अब आप विक्टिम नहीं बनेंगे किसी इमोशन के। असलियत में इस टेक्निक के बाद आपको इमोशनल बैलेंस बनाना शुरू हो जाएगा। आप हर चीज को बैलेंस्ड वे में देखेंगे। जितना आप बैलेंस्ड वे में देखेंगे उतना ही बढ़िया है। आप एक समता भाव को बनाएंगे, यानी कि एक ऑब्जर्वर्स पोजीशन भी आपकी स्ट्रांग हो गई, सेकंड पोजीशन भी स्ट्रांग हो गई, फर्स्ट पोजीशन भी स्ट्रांग हो गई। आप लोगों को मिलेंगे तो देखेंगे कि वो फर्स्ट पोजीशन पर या तो बिगड़े बैठे हैं, किसी से कोई सेकंड पोजीशन पर विक्टिम बन रहा है, और कई थर्ड पोजीशन पर सिर्फ ऑब्जर्वर बन रहा है लेकिन अपने अंदर कोई बदलाव नहीं कर रहा है। और इस तरह से हम आज इस लर्निंग के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। कैसा लगा एक बार जरा अपनी स्माइल से बताएं तो सही। बहुत गजब के एक्सपेरिमेंट होते हैं जब मैं इस एक्सरसाइज को कराता था फर्स्ट 5 डे वर्कशॉप में, और लोगों को रियल में 3 कुर्सी बिछवाकर जब वो गुस्सा करते थे, मेरे फादर ने ऐसा किया, मेरे मदर ने, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरे पार्टनर ने ऐसा किया, और मैं जब तीनों चेयर बिछाता था तो याद रखिएगा सेकंड चेयर पर आते ही लोग उठकर भागते थे। सर माय गॉड, ये तो मेरी वजह से इतना हो रहा है इसको। ऐसे ऐसे केस थे, ठीक है ना। आपने भी ये फील किया होगा कि दूसरे पोजीशन पर बैठकर आपको बहुत सारा कई बार ऐसा लग रहा था कि रोना आ रहा है या गुस्सा खुद पर ही आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ऑब्जर्वर पोजीशन पर जाकर आपने खुद को सलाह दी तो वो गुस्सा भी खत्म हो गया, और अचानक आपकी डेस्परेशन खत्म हो गई। और इस तरह से क्या होगा कि आप कभी भी रिश्तों के गिल्ट में नहीं रहेंगे। आप ये कहेंगे भाई मैंने तो देखो सारा काम अपनी तरफ से बढ़िया कर लिया है। हो सकता है दूसरे आदमी की वैल्यू में ही ना हो रिश्ते को बचाना, लेकिन आप अपनी तरह से काम कर रहे हैं। मैं भी, जरूरी नहीं कि मैं सभी रिश्तों को बचा पाया हूँ। बहुत क्लोज रिश्ता मेरा टूटा हुआ है किसी के साथ, ठीक है ना, और उसमें भी मेरे विचार से 2-3 डिकेड हो गए हैं। बहुत दुख की बात है, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन और सेकंड पोजीशन और ऑब्जर्वर पोजीशन को तीनों को जिया है। इसीलिए मैं जब भी वो आदमी सामने आ जाता है मेरा उसी तरह से बिहेवियर होता है, वो आप कैसे भी करें। लेकिन वो कई बार कंफ्यूज हो गए हैं कि मेरी दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जर्वर पोजीशन को भी जिया है।
माई सेइंग इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि रिश्ते बहुत ही पेन देते हैं कई बार, और रिश्तों से ही आपको जीने का मीनिंग भी मिलता है। खूबसूरत रिश्ते बनाइए, लोगों को ढूंढिए खूबसूरत, उनके साथ रिलेट करिए, वहां से आपको जीने का मीनिंग मिलेगा, आपका समय अच्छा निकलेगा, आपको ग्रो करने का मौका मिलेगा। जब जब हम इन खूबसूरत रिश्तों से अपना नाता तोड़ते हैं, तब तब ऐसा लगता है कि पार्ट कट जाता है। याद रखिएगा, जब जब आपके पास रिश्तों की कमी होती है, आपकी सेल्फ इमेज उतनी ही छोटी होने लगती है। आपके रिश्ते आपकी सेल्फ इमेज को बनाने में बेहद हेल्प करते हैं। बढ़िया रिश्ते बनाइए अपनी तरफ से, तीनों पार्ट, तीनों पोजीशन को पूरी तरह से प्ले करिए। और जैसे ही आप प्ले करेंगे, तो याद रखिएगा, आपके दिल में यह है कि मेरे प्रति इसके पार कोई भी दुर्भाव हो भले ही, पर मेरे पास नहीं है। और दूसरी पोजीशन पे भी आप देख लेंगे कि जितने मैं एक्शन कर रहा हूं, मैंने देख लिया कि एम्पैथी में जाकर के ये एक नॉर्मल आदमी तो मुझे नहीं हेट करेगा। अब किसी के पास ही वैल्यू बनी बैठी है कि भाई मुझे तो लाइक ही नहीं करना तुम्हें, तो दूसरी बात है, हर आदमी को तो आप भी लाइक नहीं, हर आदमी को तो आप भी नहीं कह सकते कि वो आपको लाइक करे, ठीक है ना। बट आपको मैंने कहा कि अपने गिल्ट को, अपने रिग्रेट को इस तरह से निकालो कि आप दुनिया के साथ बढ़िया तरीके से रिलेट करें और खुद के साथ भी बढ़िया तरीके से रिलेट करें। एक बार फिर मैं आशा करता हूं कि इस सेशन ने आपकी लाइफ में एक नई वैल्यू ऐड की होगी। और अब सबसे बढ़िया बात है कि कुछ रिश्तों के साथ आपका बहुत ही मीनिंग होता है। मान लेते हैं आप एक माँ हैं, अपने बच्चों के साथ रिश्तों को डिफाइन करिएगा। कई बार वो आपसे खुश नहीं होंगे, बहुत बार वो आप ही को जिम्मेदार ठहराएंगे अपनी प्रॉब्लम का, कई बार वो आपको गलत भी बोल देंगे। याद रखिएगा, उस समय वो गलत बोल रहे हैं तो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू पे जाके देखिएगा, क्योंकि वो इस समय घुटन में है, उन्हें रिलीफ के लिए एक आदमी चाहिए, इसीलिए वो आपके ऊपर बोल रहे हैं। जैसे ही आप ये सोचेंगे, तो अब आप उनका गुस्सा और उनके कई बार अपशब्द भी बुरे नहीं लगेंगे। पर जैसे आप ऑब्जर्वर पर जाएंगे, तो आप एक नई माँ को ढूंढ लेंगे, जिस माँ को वो बच्चा हो सकता है तलाश कर रहा हो। उसी तरह से आप एक फादर, उसी तरह से एक बेटा, कई बार बेटे को होता है कि, बेटी को होता है कि मेरे फादर को, मेरी मदर को ऐसे बिहेव करना चाहिए था। पर जब मैं कहता हूं कि माँ या बाप बन जाओ, और वो कहते हैं ओ माय गॉड, इन्होंने कितना मेरे लिए सहा है, और मैं कितना इनको तंग करता हूँ, हाउ मच आई एम ईटिंग हिज हेड और हर हेड, कितना मैं तंग कर रही हूँ इनको। और फिर मैं उनको ऑब्जर्वर बनाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ अपने आप को सलाह दो उस लड़की को, तो वो नई बेटी बन जाती है, नया बेटा बन जाता है, जिसकी तलाश उस फादर को, मदर को है। और इस तरह से आप ह्यूमन रिलेशनशिप को, ह्यूमन साइकोलॉजी को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। करना शुरू करिए, थोड़े से एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आपको लगेगा कि आप कम्युनिकेट बेहतर तरीके से कर रहे हैं, आपकी टेलीपैथी स्ट्रांग हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, टेलीपैथी का मतलब है कि लोगों से आपका मानसिक संवाद शुरू हो जाएगा। आज इस वर्कशॉप में इतना ही, ठीक है। आज मैं यहीं पर इस सेशन को ख़त्म करूंगा, ये मानते हुए कि आज का सेशन बहुत ही गजब का रहा है। आप ग्रो करते रहिएगा अपने रिश्तों में, अपनी सेहत में, अपने पैसे में। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।